हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होगे। तो आज हम लोगों का ये पहला लेक्चर होने वाला है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं और मैं आपको कुछ इससे बेसिक बात मैं आपको बता दूं। आपके 12th के सिलेबस में जेनेटिक्स को जो है ना दो चैप्टर्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला वाला जेनेटिक्स को हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, जो कि आपका चैप्टर जिसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आप पढ़ते हो मेंडल वाला चीज़, कैपिटल टी, स्मॉल टी, मटर का पौधा। ये कहीं ना कहीं आप जो है अपने 10th क्लास में थोड़ा मोड़ा बेसिक्स आप पढ़ रखे होते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला चीज़। ठीक, तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको आसान पड़ता है इन कंपेरेटिव टू द सेकंड वाला जेनेटिक्स, जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जो कि आपका चैप्टर का नाम होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है। ठीक है, एकदम सबसे भयानक, वन ऑफ द टफेस्ट, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे स्टाइल में, हमारे अंदाज में आपको हर चीज़ समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल आसान। ठीक है, चलिए, और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग समझेंगे। अच्छा, अब तक क्या आप लोगों ने डीएनए को अपने आंखों से, रियल डीएनए को आपने देखा है क्या? मॉडल वाला नहीं, वो रस्सी उसी से नहीं, रियल डीएनए सामने। मैं आपको रियल डीएनए दिखाऊंगा। ठीक है, जिस भी चीज़ का आप डीएनए बोलोगे, आप फ्रूट का बोलोगे, आप कोई एनिमल सेल का बोलोगे, मैं आपको डीएनए लेकर के दिखाऊंगा सामने लाइव। ठीक है, चलिए। अच्छा, और इसमें आपको समझना है ये बात कि हम लोग जो है ना, जो सबसे टफ वाला चैप्टर है आपका, टफ वाला मतलब जेनेटिक्स का आपका दो पार्ट था, एक था मेंडेलियन जेनेटिक्स, दूसरा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो हम लोग सबसे टफ वाला को ही हम लोग क्लियर करेंगे, इसी से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर आप अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, 11th बर्बाद हो चुका है आपका, सब्जी बेच रहे थे, पबजी खेल रहे थे, क्या कर रहे थे पता नहीं हमको। ठीक है, आपको बेसिक्स नॉलेज नहीं है, कुछ आपको नहीं आता है, झंड हो गया 11th आपका, फिर भी आपको इस लेक्चर में 100% आपको समझ में आएगा, जीरो टू एडवांस एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे। इट्स माई गारंटी, इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, तो अगर आप नीट, सीयूईटी, आपका बोर्ड एग्जाम, किसी भी तरह के बच्चे हो आप, अगर आपका इस चैप्टर से डीएनए आरएनए किसी भी तरह का कंपटीशन का एग्जाम हो, हर चीज में ये आपका काम आएगा, आप जबरदस्त आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इसमें जो है आज हम लोग कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि ये जो चैप्टर है ना डिफिकल्ट क्यों है, ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट क्यों पड़ जाता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि जब आप इसको शुरू करते हो ना चैप्टर को अपने एनसीईआरटी से, तो शुरुआत का जो पेज है आपका 96, 97, 98, वहाँ जब आप शुरू करते हो ना पेज को, तो फिर आपको मिलेगा डीएनए के बारे में, भयानक भयानक चीज़ मिलेगा डीएनए के बारे में, जो कि आप क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल में कहीं ना कहीं आप पढ़ रखे। अच्छा नहीं, आप तो नहीं पढ़ते, 11th क्लास में कहाँ कोई पढ़ता है। तो 11th क्लास में जो बायोमोलिक्यूल था आपका, पेज नंबर 149, 151, 152, ये सब जो है ना, जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी वाला है, यहाँ पर आपका डीएनए का बेसिक्स आपका दिया हुआ रहता है। क्योंकि आपने क्लास 11 में बहुत अच्छे से ध्यान से आपने नहीं पढ़ा होगा, इस कारण से आपका ये जो है ना बेसिक कमजोर रह जाता है आपका, शुरुआत का 5 पेज का मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का, और फिर आपको आगे भी आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है। और क्योंकि अगर आपका एक बार मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स अगर आपका गड़बड़ हो गया, तो फिर आपको बायोटेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये जो है आपका चैप्टर जो है थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि इसका जो भी आप बेसिक्स पढ़ते हो, वो बेसिक्स कहाँ दिया हुआ होता है, क्लास 11th में दिया होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हाउ टू स्टडी, इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात, जो लोग एकदम सो के आराम से लेक्चर देख रहे हो, उठ करके बैठ जाओ टेबल चेयर पे, स्पाइरल बाइंडिंग वाला कॉपी, अगर पॉसिबल है तो वाइट वाला हो, 3 कलर का पेन हो, ब्लैक ब्लू रेड, लेकर एकदम सुंदर से नोट्स बनाना है, एकदम बढ़िया से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, और हाँ, एनसीईआरटी मैं जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा, जब जब मैं आपको बोलूंगा उसी समय आपको अपना बुक निकालना है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको रिलेट कराऊंगा, तब तक आपको एनसीईआरटी छूना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम बंद करके साइड में रखो। क्योंकि अभी आप अगर देखोगे ना, गोल गोल दिखाई देगा, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। मैं आपको एक लेक्चर, 2 लेक्चर के बाद पूरा डिटेल एकदम भयानक एनसीईआरटी आप खोलोगे, स्कैन हो जाएगा, धड़ 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 पूरा स्कैन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा भी। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी को सामने रख दो बगल में। ठीक, नोट्स है आपका, नोट्स को आपको कम से कम 2 बार 3 बार आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आप क्या करोगे ना, उसके बाद आप एनसीईआरटी आप कम से कम 2 बार आप रीड करोगे अपने से। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जो भी आपको मैं लेक्चर कराऊंगा, नोट्स को बढ़िया से आपको पढ़ना है, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपको डेली डेली रिवीजन आपको करना है अच्छे से। ठीक है, देखो मैं ऐसा कहता हूँ कि जिस चीज़ में आप वक्त दोगे, वो चीज़ आपका मजबूत होगा। जैसे कि आपको हॉकी खेलना आता है, नहीं आता है, क्यों? क्योंकि आपने वक्त नहीं दिया उसमें। आपको क्रिकेट खेलना आता है, बढ़िया, उसमें आपने वक्त दिया अच्छे से। तो ठीक उसी तरह से जिस चीज़ में आप वक्त दोगे, वो चीज़ आपका मजबूत हो जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया बच्चों? इससे आपको ये समझ में आया कि शादी के बाद वाइफ को वक्त देना चाहिए। ठीक है, उससे रिश्ता मजबूत होता है। ऐसा नहीं है जिस चैप्टर में आप ज़्यादा वक्त दोगे, ज़्यादा रिवीजन करोगे, वो आपका ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब आगे है आपका जेनेटिक्स। ठीक है, तो एक्चुअली में, रियल में क्या होता है कि जेनेटिक्स का जो है ना आपका 3 ब्रांच होता है। ठीक है, ये जो जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स का आपका
तीन ब्रांच होता है। ये जो पहला वाला जो ब्रांच है ना, पहला वाला जो ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स, ठीक है, मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडल वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये आप पढ़ते हो अपने चैप्टर में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। दूसरा वाला जो आपका जेनेटिक्स है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है। अब ये जो आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है ना, ये आप पढ़ते हो अपने चैप्टर में जिसका नाम होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को शॉर्ट में MBI भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो तीसरा वाला जो जेनेटिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। अब ये जो आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स है ना, ये आपका दिया हुआ होता है चैप्टर जिसका नाम है एवोल्यूशन, ठीक है। वहाँ पर आपका एक टॉपिक पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो पॉइंट ये है ना आपका कि जेनेटिक्स को जब आप रियल में आप देखोगे तो जेनेटिक्स को तीन ब्रांच में क्लासिफाई किया गया है। एक है आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स, दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तीसरा आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसको आप पढ़ते हो मेंडल वाले चैप्टर में, इसको आप पढ़ते हो MBI वाले चैप्टर में, इसको आप पढ़ते हो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में एक टॉपिक के तहत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड वाला जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, ठीक है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आप समझो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये जो इनहेरिटेंस लिखा हुआ है ना, इनहेरिटेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसका मीनिंग हुआ ना कि भाई अगर मान लो किसी एक जनरेशन में जो हेयर का कलर है वो कैसा है, ब्लैक है कि ब्राउन है, या वो कैसा है, स्ट्रेट हेयर है या फिर कर्ली हेयर है, स्किन का कलर कैसा है, आई का कलर कैसा है, ये सब होता है कैरेक्टर्स, ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स किसी एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में कैसे फ्लो होता है, ठीक है। क्या पापा का हाइट अगर बड़ा था तो बच्चे का भी हाइट लंबा लंबा हुआ, उसके बाद उसके बच्चे का भी हाइट लंबा लंबा हुआ। इस फ्लो ऑफ जनरेशन को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये जो इनहेरिटेंस है, ये कहीं ना कहीं आप ये बात पढ़ चुके होते हो, आप सुन चुके होते हो कि देखो इसकी मम्मी तो शॉर्ट हाइट की है, इसके पापा जो है लंबे हाइट के हैं, तो हो सकता है कि हाइट वाला जीन इसके पापा से इस बच्चे में आया होगा। जीन क्या होता है भाई, जीन है। फिर DNA क्या होता है भाई, ये सारा चीज़ को बढ़िया से हम लोग समझेंगे, बस 2 मिनट का सब्र आप रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। चलिए, तो आप ये बात समझ रहे हो कहीं ना कहीं कि कुछ जीन का संबंध, DNA का संबंध, और क्योंकि आप जीन का डेफिनेशन शायद आपको याद नहीं हो क्लास 9th में, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड एज जीन, ये सभी को अच्छे से प्रूव करेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब भैया वो कौन सा मॉलिक्यूल है ना, वो जो है वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके बेसिस पे, मतलब जिसके आधार पे इनहेरिटेंस होता है। मतलब जो इनहेरिटेंस हो रहा है ना, वो कौन सा मॉलिक्यूल है भैया, वो मॉलिक्यूल तो DNA ही है ना, वो DNA ही तो है जो कि इनहेरिटेंस कराता है। क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेल होता है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में होता है जेनेटिक मटीरियल। और ये जो जेनेटिक मटीरियल है, जिसका मतलब हुआ DNA RNA जेनेटिक मटीरियल, ये सारा इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। आपको मैं समझाता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग समझे कि भाई जो इनहेरिटेंस है ना, फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, किसके कारण होता है, DNA के कारण होता है, ठीक। चलिए आइए अब एकदम ध्यान से हम लोग समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट टूल, ठीक, एकदम आराम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप समझो कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ का बना होता है, सेल का बना होता है। और सेल के अंदर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ना, न्यूक्लियस के अंदर में कुछ सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये जो आपका सब्सटेंस है ना, यही सब्सटेंस क्या करता है, एक्ट एज अ जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जो कि स्टोर करके रखता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। अब इसको समझते हैं एकदम बढ़िया से, ठीक है। आप यहाँ पर समझो कि आपके पास जो है ना 2 तरह का मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। ये आपका मोबाइल फ़ोन मान लो कि एप्पल वाला है, और ये मोबाइल फ़ोन मान लो कि कोई अदर ब्रांड का है, ठीक। एक मोबाइल फ़ोन कैसा होगा, उसका फीचर्स कैसा होगा, वो कैसा चलेगा, मोबाइल का फंक्शन फीचर कैसा होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि उस मोबाइल के अंदर का सॉफ्टवेयर कैसा होगा। अगर ये एप्पल वाला है, इसमें iOS नाम का सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्पल के जैसा चलेगा, बढ़िया चलेगा। और ये कोई अदर ब्रांड का सॉफ्टवेयर है, मतलब मोबाइल है जिसमें मान लो एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर है, तो एंड्रॉयड की तरह चलेगा। ठीक उसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, उसका फीचर्स कैसा होगा, वो हाइट में कैसा होगा, चलेगा कि दौड़ेगा कि दहाड़ेगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, एवरी इंफॉर्मेशन, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन।
इन्फॉर्मेशन, वो पूरा पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर के सॉफ्टवेयर के अंदर में होता है। जैसा सॉफ्टवेयर वैसा ऑर्गेनिज्म, और वही सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं जेनेटिक मटीरियल, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझे कि भाई इसमें एक सब्सटेंस होता होगा, जो सब्सटेंस एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हुआ, जो कि स्टोर करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और उसका जो एग्जाम्पल होता है, वो क्या है, डीएनए है, और क्या है, आरएनए है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, क्या है, सब कुछ एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। पेशेंस रखना, आपके मन में जो डाउट आने का पॉसिबिलिटी होगा वो भी क्लियर होगा। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि ये जो डीएनए आरएनए है ना, जिसको बोला गया है जेनेटिक मटेरियल, इसी को एक और नाम भी दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको समझना, एकदम बढ़िया से समझना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर में कोई सब्सटेंस होगा, और ये जो सब्सटेंस होता है ये एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल करता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो स्टोर करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, जिसका एग्जांपल होता है क्या, डीएनए और आरएनए। और ये डीएनए आरएनए को ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल बोले हैं, और इसका हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्यों बोलते हैं समझो एकदम अच्छे से। तो अब अगर मान लो कि डीएनए को हम लोग अगर ये करें, इलाबोरेट करें, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और फिर हम लोग आरएनए को क्या बोलते हैं, आरएनए को हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो भैया अगर हम लोग बोलें कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर में डीएनए और आरएनए इसीलिए आता है क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर में डीएनए और आरएनए आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। एकदम ध्यान से सुनिए। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए। न्यूक्लियस के अंदर में पाया गया कोई सब्सटेंस जो कि एक्चुअल में एसिडिक नेचर का था। एसिडिक नेचर का, कैसे एसिडिक नेचर, आपको कैसे पता चला एसिडिक नेचर का, मैं आपको बताऊंगा। डीएनए के अंदर में, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर में कोई सब्सटेंस जो कि एसिडिक नेचर का था, और ये क्योंकि न्यूक्लियस में पाया गया इसलिए इसका नाम हो जाता है क्या, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाने वाला एसिडिक सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक्चुअल में क्या करता है, एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल करता है, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा डीएनए और आरएनए। आप इस पूरे कहानी को, पूरे स्टोरी को आप अच्छे से छापो। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एकदम ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, ठीक है, कि जो डीएनए है वो एसिडिक नेचर का क्यों है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को जब आप पढ़ोगे ना, बाद में आपको कंप्लीट कराऊंगा, तब आप राइट साइड में आप देखोगे, आपका टॉप में जब आप पेज पलटोगे तो वहाँ पर आपका नाम सेकंड पैरा में एक बात लिखा होगा कि 1869 में एक साइंटिस्ट आया, फ्रेडरिक मेशर। और ये जो साइंटिस्ट है ना, फ्रेडरिक मेशर, ये न्यूक्लियस के अंदर में कोई एसिडिक सब्सटेंस को खोज लेता है। और उस समय ना नाम देने का बहुत झंझट था कि क्या नाम रखें, कुछ अगर खोजें। मालपीजियन नाम का साइंटिस्ट था, कोई टिब्यूल जैसा स्ट्रक्चर को खोजा जो कि एक्सक्रीशन करता था, तो अपना नाम दे दिया मालपीजियन टिब्यूल, तो उसको आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इसे नाम देने का बहुत लफड़ा था। तो उस समय फ्रेडरिक मेशर जो है न्यूक्लियस में कोई एसिडिक सब्सटेंस को ढूंढता है, और वहाँ पर उसका नाम देता है एकदम सुंदर सा नाम, न्यूक्लिन। अपना नाम नहीं देंगे, याद नहीं कराएंगे अपना नाम, ठीक है, न्यूक्लिन नाम देते हैं, न्यूक्लियस में पढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नीट में आ रखा है। तो ये रटने वाला चीज़ हुआ है ना कि फ्रेडरिक मेशर एसिडिक सब्सटेंस ढूंढा 1869 में, जिसका नाम होता है न्यूक्लिन। तो ये रटने वाला हुआ, लेकिन कैसे डीएनए एक्चुअल में एसिडिक है मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आपका। चलो ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा सा जो है आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिए एकदम। तो हम लोग अभी बोले कि भाई न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड है इसका एग्जाम्पल हो जाता है डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड भी किसी चीज़ का बना होता होगा ना, इसका बना हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मतलब न्यूक्लिक एसिड जिस स्मॉलेस्ट सब्सटेंस का बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये 3 कंपोनेंट का मिलकर के बना होता है। पहला जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर, ठीक है, और दूसरा जो सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट। तीसरा जो सब्सटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, अब एकदम समझते हैं अच्छे से कि भाई न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए आरएनए है, तो डीएनए तो हमको ऐसा दिखाई देता है भैया, है ना। लेकिन ये क्या हो गया, ये जो क्या बवाल है कि न्यूक्लियोटाइड है, 3 कंपोनेंट है, इसमें कहाँ न्यूक्लियोटाइड में कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, समझते हैं अच्छे से। ठीक है, आइए।
तो इसमें आप ये समझ रहे हो कि जो पूरा जो डीएनए है वो किसी छोटा सा यूनिट न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है 3 कंपोनेंट का। तो 3 कंपोनेंट कहाँ है भाई? 3 कंपोनेंट जो है आप इसको समझो कि जब आप बनाते हो ना डीएनए को, तो इसका जो ये जो स्ट्रैंड है पूरा, ये जो स्ट्रैंड है और ये जो स्ट्रैंड है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड है ये डीएनए हमारा। तो ये जो है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, यहाँ पे भी शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये जो आपका शुगर है, ये जो आपका फॉस्फेट है, वो कहाँ होता है? वो स्ट्रैंड में होता है। कहाँ होता है? वो उसके स्ट्रैंड में होता है। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा, एडेनिन होता है, गुआनिन, तो इसमें आपको पढ़ाऊंगा। तो ये भाई कहाँ होता है नाइट्रोजनस बेसिस? तो यहाँ पे डीएनए के अंदर में आपको ऐसे डंडी दिखता है ना, ये जो आपको डंडी दिखता है ना, इसी डंडी में यहाँ पर कहीं पर एडेनिन होगा, यहाँ पर कहीं पर थायमीन होगा। कहाँ पर क्या होगा कैसे पता सर? तो वही चीज़ तो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, शुगर को पढ़ेंगे डिटेल में, फॉस्फेट को पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजनस बेस को पढ़ेंगे डिटेल में। तो वहाँ पर समझ में आएगा कि कौन से बेस किसके साथ जुड़ेगा। फिर ये तीनों को मिला करके बॉन्डिंग बता करके न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। फिर न्यूक्लियोटाइड को मिला करके हम लोग डीएनए बना देंगे और डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेंगे। हो जाएगा आपका टॉपिक ये वाला खत्म। आ रहा है बात समझ में अच्छे से? ओके, वेरी गुड। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आप कमेंट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, कि आपको यहाँ तक 100% अच्छे से शानदार तरीके से आपको क्लियर है कि नहीं। ठीक, आइए। तो यहाँ तक जो है हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, आप ना एक चीज़ समझो, इसमें एक चीज़ आप समझो, न्यूक्लिक एसिड का मतलब हुआ डीएनए आरएनए। ठीक, तो डीएनए का ना 2 टॉपिक बनता है। एक टॉपिक आपका बनता है कॉम्पोजिशन वाला, ठीक है, कॉम्पोजिशन हो गया, और आपका स्ट्रक्चर हो गया, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा वाला होता है आपका डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी वही वाटसन क्रिक, कौन डिस्कवर किया, डबल हेलिकल मॉडल कौन दिया, है ना, चार्गाफ रूल क्या होता है। तो अभी हम लोग पहला वाला टॉपिक में, फिर हम लोग आगे आएंगे दूसरा वाला टॉपिक में। ठीक, जो जिस तरह से नोट्स बनाया हुआ है ठीक वैसे ही बनाना। ठीक है, इसको बनाना जरूरी नहीं, ये आपका समझने वाला चीज़ है। इसको आप अच्छे से छापोगे, ठीक है। उसके बाद आप अगर चाहो तो साइड में इसको कहीं पर आप कोना में आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ, चलो। ओके, आप कमेंट बॉक्स में आप सब करते जाइए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक, तो ये पहला वाला है हमारा पेंटोज शुगर। कैसे बनेगा एकदम ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो पेंटोज शुगर, पेंटोज का क्या मतलब है भाई? पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन वाला, है ना, मतलब वैसा वाला शुगर जिसमें कि 5 तो कार्बन हो। ठीक, अब अगर आपको 5 कार्बन मतलब क्या, उसको हम लोग पेंटागन बोलेंगे। अगर आपको पेंटागन बनाने आता है तो पेंटागन आपको पता होगा कि पेंटागन ऐसे बनता है। ठीक, और अगर आपको पेंटागन अगर आपको नहीं पता है ना, अगर आप एकदम देहाती हो मेरे टाइप का, तो आप बनाओगे ऐसे झोपड़ी। ठीक है, ऐसा बनाओगे झोपड़ी। ठीक है, और ये वाला जो इसको आप टेढ़ा कर देना, ऐसे टेढ़ा कर देना। पहले आप झोपड़ी बनाए, ठीक है, उसके बाद उसको टेढ़ा कर दिया, सिंपल हो गया पेंटागन। ठीक है, चलिए आइए शुगर बनाने सिखाते हैं एकदम बढ़िया से। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो शुगर जो बना रहे हैं ना हम लोग, ये जो शुगर हम लोग बना रहे हैं, उस शुगर का नाम है राइबोज शुगर। नहीं सर, राइबोज नहीं, कुछ और नाम पढ़ाया गया था स्कूल में। एकदम शांति से बैठो चुपचाप से, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलो। पहले यहाँ पर आप डालोगे एक ऑक्सीजन, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे बनाओगे झोपड़ा वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें आप देखो 5 कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन, ये पता नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला, ऐसे ऐसे बॉन्ड लाइन डायग्राम वाला। ठीक है, यहाँ पर ये एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, है ना, ये सब कार्बन है, जहाँ पर लाइन मुड़ रहा है वहाँ पे। ठीक, अब देखो ये हो गया 1 कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, और ये हो गया 3 कार्बन, ये हो गया 4 कार्बन। अरे सॉरी, तो आप बोले थे 5 कार्बन होता है। तो अब इसको आप ऐसे खींचो और यहाँ पर लिखो CH2OH। ठीक है, ये वाला हो गया 5वां कार्बन। ठीक, ऑक्सीजन डालेंगे, झोपड़ा वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, कार्बन काउंट करेंगे, 4 होगा तो फिर ऊपर खींच देंगे CH2OH। क्लियर हो गया। अब जहाँ जहाँ पे आपका ये वाला जो है ना, जहाँ जहाँ पे आपका कार्बन है, वहाँ पे अल्टरनेट में HOH का बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा HOH, यहाँ पर हो जाएगा HOH। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका H। कैसे कि एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो आओ, अंदर में HOH, अंदर में HOH, बाहर में OH है ना, ये वाला कार्बन के लिए OH, अच्छा यहाँ H। ठीक है, OH, और ये वाला कार्बन के लिए यहाँ पर OH, यहाँ पर H। तो अंदर में हो जाएगा HOH, बाहर में हो जाएगा इस कार्बन के लिए OH, और ये वाला कार्बन के लिए OH। यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया से, वेरी गुड। अब समझिए अच्छे से। अब आप देखो, एकदम ध्यान से आप सुनना मेरी बात को। ये जो आपको सेकंड वाला कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सेकंड वाला कार्बन जो है थोड़ा सा कमज़ोर होता है, थोड़ा सा वीक होता है। इसी कारण से ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन को यहाँ से लूज़ कर देगा। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो इंसान कमज़ोर होता है ना, लाइफ में जो इंसान कमज़ोर है उसके साथ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, लोग चले जाते हैं छोड़ के। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रांग बनो। ठीक है, तो ये कमज़ोर है, ये यहाँ से चला जाएगा। ये ऑक्सीजन के ऐड होने को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन के डिलीट होने को बोलेंगे डीऑक्सीजनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के ऐड होने को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के डिलीट होने को बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। आ रहा है समझ में बात? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा
यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ कार्बन, ठीक है, सॉरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट सेकेंड कार्बन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे डीऑक्सीजिनेशन, ठीक है। तब यहाँ पर ये कैसा शुगर बनेगा भाई, अब बना करके दिखाते हैं। एक ऑक्सीजन और ये झोपड़ा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो यहाँ पर CH2OH, ठीक है। फिर जो है आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा OH, फिर यहाँ पर OH है तो यहाँ पर H। लेकिन सेकेंड वाला कार्बन में क्या हुआ, O को हटा दिए थे हम लोग, तो यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पर हम डालेंगे सिर्फ H, है ना। ये आपको समझ में आया, ठीक है, सेम टू सेम उतार दिए, ठीक। अब अगर ये वाला शुगर अगर राइबोज शुगर था, अगर ये वाला शुगर अगर राइबोज शुगर था और इस राइबोज के अंदर में हो गया डीऑक्सीजनेशन, तो ये शुगर कौन सा बना बताइए, ये शुगर बना डीऑक्सीजिनेटेड, ठीक है, डीऑक्सीजिनेटेड राइबोज शुगर, है ना, यही तो है। अब ये राइबोज शुगर में से डीऑक्सीजनेशन हो गया, डीऑक्सीजनेशन हो गया तो ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड राइबोज शुगर। एकदम ध्यान से समझते जाना है मेरी बात को, ठीक है, सब कुछ क्लियर होगा आपको। तो ये हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये हम लोग यहाँ पे तो बोल दिए कि भाई ये कमजोर कार्बन है इसलिए वो लूज कर देगा, कहानी बना दी, आपको समझ में आया। क्या आप लोग इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचने का कोशिश किए, कमजोर कार्बन क्या होता है सर, नहीं समझ में आया ना। ऐसे बातों में नहीं आ जाना, ऐसे मान नहीं लेना जो बोला गया सो मान लिए, समझे बात को। मैं आपको हर एक चीज़ का रीज़न दूंगा। बायोलॉजी में आपको केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे आएगा, मैथ्स का कॉन्सेप्ट आएगा, पीएनसी यहाँ पर देखेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो सबसे टफ चैप्टर होता है मैथ्स का 12th का। तो क्या मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, अरे मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे भाई, लेकिन बायोलॉजी को पढ़ने के लिए जिस भी चीज़ का जरूरत पड़ेगा, केमिस्ट्री हुआ, मैथ्स हुआ, ग्राफ हुआ, फिजिक्स हुआ, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। कभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये तो केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो मैथ वाला चीज़ है, तो ऐसे ऐसे एक एक चीज़ क्लियर होगा और शानदार तरीके से मेरे स्टाइल में, मेरे अंदाज से क्लियर होगा, ठीक है। आओ, तो मैं आपको ये बात बताऊंगा कि यहाँ पर जो है ना सेकंड कार्बन में ही डीऑक्सीजनेशन क्यों हुआ, कुछ देर के बाद आपको रिवील होगा ये चीज़, ठीक है, बने रहो बढ़िया से, शानदार तरीके मैं आपको बता दे रहा हूँ, पेशेंस रखना। बाकी जितना भी OH है ना, जितना भी OH है वो सारा का सारा OH जो है आपका कहीं ना कहीं इंगेज हो जाता है, ठीक है। अभी इसको ऐसे समझो कि घर में जब आप होते हो, आप जब छोटे थे 7-8 में थे और मान लो आपके भाई बहन लोग बैठे हुए हैं, आपके मान लो पापा, आप कान से सुने ना कि पापा आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक, जैसे कमरे में है, तो आपको एक बात पता होता है कि अगर आप खाली बैठे हुए अगर आप दिखे तो फटाक से कोई काम आपको थमा दिया जाएगा, तो आप फट से क्या करते थे, निकाल के आप पढ़ने लगते थे। तो फिर आपको लगता था हाँ पढ़ेंगे ना तो हमको काम नहीं सौंपा जाएगा, और जो भाई बहन आपका अकेला बैठा होगा ना कहीं पर उसको काम दे दिया जाएगा। तो जो इंसान फ्री बैठा होता है उसको कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। तो ये बाकी जो भी OH है ना ये कहीं ना कहीं इंगेज होता है, ठीक है। और इंगेज होता कैसे इंगेज हो सर दिखाइए, तो अपने आप समझ में आएगा जब हम लोग बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब। तो ये सब इंगेज होता है, सिर्फ ये वाला फ्री बैठा होता है, इसलिए ये डीऑक्सीजनेशन होता है। क्यों होता है सर, ये सब क्यों हुआ, आराम से पेशेंस रख करके समझो, सब कुछ क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ो। अब आगे है फॉस्फेट। एकदम ध्यान से सुनना कि ये जो फॉस्फेट है ना, ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट आपका प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। अब भाई फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है आपको शायद पता हो, H3PO4 होता है। सर याद रखना पड़ेगा क्या, फिर स्ट्रक्चर भी बनाओगे क्या सर, डरा दोगे क्या, ध्यान से सुनो, ठीक है, पेशेंस रखो। H3PO4 एगो फॉस्फेट बना दिए, कोनो दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर ये बॉन्डिंग बना दिए 4 गो, हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक कोई बात नहीं। उसके बाद फिर 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बना दिए, ठीक है। ये फॉस्फेट एगो बनाए और ये ऑक्सीजन 4 गो बनाए। अब H कितना है, 3 गो है सर, बना दो सर 3 गो H, ये 1 H, 2 H, ये 3 H, और ये जो बच गया सर यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दो। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर यही होता है, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो है ना एसिड क्या होता है, क्या ही होता है एसिड, क्या औकात है एसिड की, एसिड इतना औकात रखता है, एसिड इतना कैपेबल है कि वो H+ को रिलीज कर सकता है, H+ को रिलीज कर सकता है। तो जैसे H+ को रिलीज करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, H+ रिलीज करेगा यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेट बन जाएगा। अरे ये वही वाला बात है, क्लास 11 में पढ़ते हो ना, रेस्पिरेशन, अच्छा क्लास 11 नहीं पढ़ते हो, समझो, रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस में लोग बोलते हैं ना कि पायरुविक एसिड बना या पायरुवेट बना, दोनों बात एक ही है। पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट एक ही बात है। अगर पायरुविक एसिड अगर आयोनाइज हो गया, वो एक्वा सॉल्यूशन में वो आयोनाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट। ठीक उसी तरीके से ये भी आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होने के बाद क्या बनाएगा, एकदम ध्यान से सुनिए, आयोनाइज होने के बाद ये बनाएगा इस तरह से, है ना,
ठीक है, सेम टू सेम है, बस यहाँ पर ये H को रिलीज किया और यहाँ पर O नेगेटिव डाल दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको हम लोग बोल देते हैं फॉस्फेट, ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए फॉस्फेट। तो क्या अब आपको ये बात समझ में आ रहा है, अब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि भाई न्यूक्लिक एसिड को ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते थे, और इसका एग्जाम्पल में होता है डीएनए या फिर आरएनए, और ये क्योंकि एक सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है और ये एसिडिक सब्सटेंस है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लिक एसिड। अब ये कैसे है न्यूक्लिक एसिड, तो इसका जो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता था, उस स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम था न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें 3 कंपोनेंट होता है, एक होता है शुगर, एक होता है फॉस्फेट, एक होता है नाइट्रोजनस बेस। और ये जो फॉस्फेट है ना सर, ये फॉस्फेट पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में, क्योंकि ये एसिड के फॉर्म में पाया जाता है और ये डीएनए के अंदर होता है, इसीलिए जो डीएनए है वो कैसा नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है। आई बात समझ में आपको एसिडिक नेचर का कैसे हुआ, और न्यूक्लियस में पाया गया तो उसको बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। बोलो क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो अब यहाँ से है ना, आपको चलो इसको लिख लो बढ़िया से, शानदार लिख लिया हो गया आप, चलो ओके, इसको मैं रब करता हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, यहीं पर एक चीज़ लिखूंगा मैं अभी। इसी चीज़ को जो है ना, इसी चीज़ को एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, और वो इसको ढूंढते हैं ऐसे, ये सेल है, ठीक है, और ये वाला न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में ये ढूंढते हैं एक चीज़ को, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक मेशर, MEISCHER, फ्रेडरिक मेशर। कब, 1869 में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो है आइडेंटिफाइड एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है, जिसको वो नाम क्या देते हैं, वो नाम देते हैं NuClein, न्यूक्लियन। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में, ठीक है। देखो आप ना थोड़ा सा स्लो आपको लगेगा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। पीपीटी लेकर के आना, डिक्टेट कर देना, वो सब मेरे को नहीं पसंद है, ठीक है। जब आप जो है ना एक फ्रेश पेज पे जब आप लिखते हो तो आपका दिमाग में से फ्रेश होता है, जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो आपके दिमाग में भी छपेगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से आपका सिंक्रोनाइज होगा चीज़ें। मैं पहले से लिख करके आऊँ, फिर आप उसको प्रोसेस करते हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐसे क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है बात। ये मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा, अगर आपको ठीक लग रहा है तो अच्छा, एक लेवल का पढ़ाई ऐसे ही होता है, ठीक। चलो ओके, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, नाइट्रोजनस बेस के बारे में। चलो विंडो क्लोज कर दी, थोड़ा इधर रिफ्लेक्शन आ रहा था। नाइट्रोजनस बेस के बारे में आप समझो, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये अरे होता क्या नाइट्रोजन, अरे बताए ना, क्या बताए कि ये डीएनए है, ये स्ट्रैंड में होगा शुगर फॉस्फेट, इसमें होगा शुगर फॉस्फेट, इसीलिए डीएनए को बोला जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। और शुगर फॉस्फेट बैकबोन का बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स का बना होगा वो पॉलीमर, इसलिए उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन का बना होता है, और ये बेसिस अंदर की तरफ होता है, अंदर में यहाँ एडेनिन, यहाँ गुआनिन, इस तरह से होता है, ठीक। और देखो नाइट्रोजनस बेसिस, तो नाइट्रोजनस बेसिस जो है ना, ये क्या है समझते हैं हम लोग, ये है आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि आपका 2 होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं प्यूरीन, दूसरे को हम लोग बोलते हैं पाइरीमिडीन, ठीक है। अब ये जो आपका प्यूरीन है ना, प्यूरीन ये आपका होता है डबल साइक्लिक रिंग, ठीक है। और ये जो आपका पाइरीमिडीन है ना, ये होता है सिंगल साइक्लिक रिंग, ठीक है, सिंगल साइक्लिक रिंग। याद कैसे रहेगा भाई, और ये साइक्लिक रिंग क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है। तो ये जब आप देखोगे एकदम बढ़िया से आप पढ़ोगे, तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, वो कुछ इस तरह का ये बना होता है, ठीक है। नाइट्रोजन है, कार्बन है, इस तरह का चीज, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को बोला गया नाइट्रोजनस बेसिस। और ये कार्बन है यहाँ कहीं कहीं पर, और उसमें अलग अलग तरह का कंपाउंड लगा हुआ है। एक कार्बन में जब अलग अलग तरह का कंपाउंड जब लगा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। और जो बेंजीन है, मान लो इस तरह सिंपल बेंजीन है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं होमोसाइक्लिक। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो ये हेटेरोसाइक्लिक है, हेटेरो मतलब अलग अलग तरह कंपाउंड इसमें लगा हुआ होगा, फंक्शनल ग्रुप्स लगा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। और हो सकता है कि सिर्फ इस तरह का रिंग हो, इसको बोलेंगे सिंगल साइक्लिक। हो सकता है कि इस तरह का रिंग हो, इसको हम लोग बोलेंगे डबल साइक्लिक। तो ये वाला देखो, छोटा नाम है तो डबल साइक्लिक, बड़ा नाम है सिंगल साइक्लिक। अगर आपको ये कहानी अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो रटो बैठ करके, ठीक है, इसको याद रखना। छोटा नाम है सिंगल साइक्लिक, बड़ा नाम है डबल साइक्लिक, ठीक। अब इसके अंदर में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर में आता है 2 कंपाउंड, ठीक है। एक को हम लोग बोल रहे हैं एडेनिन, दूसरा को हम लोग बोल रहे हैं गुआनिन, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है इसको हम लोग बोले, एक को हम लोग बोले
साइटोसिन, और उसके बाद हम लोग बोले थाइमीन, ठीक है। उसके बाद एक और है, उसको हम लोग ऐसे वाइट कलर से लिख रहे हैं और उसका नाम है यूरासिल। सर वाइट कलर से क्यों लिखा, डब्बा में क्यों डाल दिया सर, बताएंगे आपको, कारण है हर चीज़ का। कोई भी चीज़ बिना कारणवश नहीं होता है, हर चीज़ का कारण होता है। और देखो सुनो, तो यहाँ पे आप देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो अब इसमें आपको ये चीज़ अब याद रखना है, कि जो एडेनिन है ना, जो एडेनिन है वो हमेशा जुड़ जाएगा थाइमीन के साथ, और ये जो गुआनिन है ना ये हमेशा जुड़ जाएगा साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये आपको याद रहेगा कि भाई ये जो एडेनिन है ये जुड़ेगा किसके साथ, थाइमीन के साथ। और ये कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ये क्या है डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये जो साइटोसिन है ये जुड़ेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से गुआनिन के साथ। याद रहेगा, ये कोई दिक्कत है इसमें, हाँ याद रहेगा। हाँ यही करो, याद करो, रट लो बैठ करके, है ना, छाप लो एकदम, बेवकूफ़ नहीं तो एग्जाम में अगर ट्विस्ट कर दिया ना तो पैनिक करके फिर भुला जाओगे। इसको क्या करो, कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। इसको याद कैसे होगा, देखो एकदम ध्यान दो। इसको याद रखो, जो सीधा सीधा लाइन से लिख पा रहे हो, सीधा सीधा लाइन ऐसे सीधा किए है ना, ऐसे सीधा किए, और ये भी सीधा से लाइन से लिखे, ठीक है। लेकिन जो सी है उसको टेढ़ा करना पड़ता है, जी को भी ऐसे टेढ़ा करना पड़ता है ना, इसको भी ऐसे टेढ़ा किए, इसको भी ऐसे टेढ़ा किए, लेकिन ये वाला तो सीधा सीधा है ना। तो इसको जोड़ देंगे डबल बॉन्ड से, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ देंगे ट्रिपल बॉन्ड से। कौनो दिक्कत है नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है। चलो अगर हम लोग बात करते हैं ना डीएनए का, तो डीएनए में आपका ये जो है ना, एडेनिन आपका जुड़ता है थाइमीन के साथ, साइटोसिन आपका जुड़ता है गुआनिन के साथ, ठीक। लेकिन आरएनए के केस में थोड़ा सा बदलाव है। ये बदलाव क्यों है सब कुछ आपको समझ आएगा। आरएनए के केस में क्या होता है, ये जो साइटोसिन है ना ये तो जुड़ेगा ही गुआनिन के साथ, लेकिन ये जो एडेनिन है वो नहीं जुड़ता है थाइमीन के साथ। ध्यान दो एकदम, नॉर्मल केस में जो एडेनिन है वो जुड़ गया थाइमीन के साथ, गुआनिन जुड़ गया साइटोसिन के साथ। ये हुआ आपका केस डीएनए का। लेकिन जब बारी आएगी आरएनए की, तो एडेनिन जो कि जुड़ता था थाइमीन के साथ, वहां पर ये यूरासिल जाके घुस जाएगा और इसको जो है बाहर निकाल देगा। मतलब ये जो एडेनिन है ना ये जुड़ता है फिर यूरासिल के साथ। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं, एकदम 100% बताओ। सिर्फ ये अंतर होता है, इसलिए इसको थोड़ा अलग थलग रखे थे आपको समझाने के लिए, स्टोरी बना करके, ठीक है। चलिए यहाँ तक अपने को बहुत बढ़िया से जो है समझ में आया है, ठीक है। आइए आगे। अच्छा ये कैसे याद रखेगा भाई, ये कैसे याद रखेगा कि सर यहाँ पर जो है ना प्यूरिन है, और ये जो प्यूरिन है इसमें ये एडेनिन गुआनिन है, कैसे याद रहेगा। आप ये तो बता दिए कि कौन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, किसके साथ क्या जुड़ेगा वो याद रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये भी लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ ट्रिपल है यहाँ पर और ऊपर में डबल है, ठीक। तो प्यूरिन में होगा एडेनिन गुआनिन, ये कैसे याद रहेगा, प्यूरिन है ना, एकदम ध्यान देना। जो अंग्रेजी वाला बच्चा लोग एकदम ध्यान से सुनना, अगर आपको रिलेट अगर लगे। एग्रीकल्चर जो फील्ड होता है ना, एग्रीकल्चर मतलब अगर आपका नीट अगर नहीं होता है तो फिर आप एग्रीकल्चर वेटनरी हिसाब ले सकते हो। एग्रीकल्चर को शॉर्ट में बोलते हैं एजी, ठीक है, एजी। अभी जो एग्रीकल्चर है, एजी एग्रीकल्चर, ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो एजी एग्रीकल्चर है, ये तो प्योर होना चाहिए ना, तब ना इंसान अच्छा से जिएगा। प्योर होना चाहिए, प्योर, पेस्टिसाइड के बिना प्योर। अगर ये याद रहा तो अच्छी बात, जो बच गया सो पैरामिडिन में, ये याद रहा तो अच्छी बात, नहीं तो जो एकदम है ना, एकदम ध्यान सुनो एकदम देसी स्टाइल में। हस्बैंड को क्या बोलते हैं, ए जी ओ जी, मतलब अरे गधा ओ गधा, मतलब सॉरी, हाँ मतलब ये बात नहीं था, ए जी ओ जी, ठीक है। तो ए जी है ना, आप बहुत प्योर हैं, मतलब प्योर दिल है आपका, प्योर हार्टेड इंसान है आप, है ना। ए जी है ना, बहुत प्योर, ऐसा होता तो नहीं है खैर, लेकिन ठीक है, इसको हम लोग याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ये सारा कहानी, ये सारा स्टोरी है इसलिए कि आपको याद रहे। ये चैप्टर टफ है, एकदम ध्यान से समझना। अभी मैं क्वेश्चन देंगे ना, फंस जाओगे अभी, ठीक है। चलो ये हो गया, देख के दिखा अभी क्वेश्चन। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चन देते हैं, फिर देखना भी कैसे फंसेगा। उससे पहले ना हम ये करा देते हैं आपको, एक टॉपिक है न्यूक्लियोसाइड, वो करा देते हैं, फिर देखना कैसे फंसाएंगे। अभी जिस तरीके से आप पढ़े ना कि भाई न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट है, शुगर है, फॉस्फेट है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। अब एक और नया टर्म आएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है ना, न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंपोनेंट पाया जाता है। ये फॉस्फेट भाग जाता है, फॉस्फेट नहीं रहता है।
एक को हम लोग बोलेंगे शुगर, दूसरा को हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ये तो समझ गए, लेकिन सर ऐसे भी तो होता है कि जो शुगर है ना, ये जो शुगर है, ये शुगर में तो यहाँ ठीक है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस तो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, यूरासिल होता है, बहुत कुछ होता है। तो फिर ये तो इतना सारा सर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, शुगर और एडेनिन, शुगर और गुआनिन, फिर उसके बाद ये साइटोसिन, फिर उसके बाद ये थाइमिन, फिर उसके बाद ये यूरासिल, बहुत सारा ये कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनेगा, हर किसी का एक नाम है, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग एक एक नाम को कि क्या है ये, ठीक है। नहीं इसको आप ऐसे लिख लो तो आपको याद रहेगा कि भाई कॉम्बिनेशन हो सकता है बहुत सारा, ठीक है। आइए देखिए क्या क्या नाम है यहाँ पर। हो सकता है कि यहाँ पर शुगर और उसके बाद एडेनिन हो जाए, ठीक। हो सकता है कि यहाँ पर शुगर और उसके बाद गुआनिन हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि उसके बाद शुगर और यहाँ पर साइटोसिन हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर शुगर और थाइमीन हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर शुगर और यूरासिल हो जाए, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि जब भी नेमिंग करना होता है तो नेमिंग में जो है साइंटिस्ट बोला क्या कि भाई चलो सफिक्स लगाते हैं, होता है ना सफिक्स प्रीफिक्स। जैसे मान लो आप पढ़े रेनिन, ठीक, तो रेनिन के आगे में प्रो रेनिन, प्रो हो गया क्या प्रीफिक्स, ठीक है। लेकिन पेप्सिन के पीछे में पेप्सिनोजेन, तो जो जेन लग गया वो हो गया सफिक्स। जो आगे लगता है किसी शब्द के आगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, जो पीछे लगेगा उसको बोलेंगे सफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोला क्या, यहाँ पर बोला सफिक्स में हम लोग लिखेंगे सिन, ठीक है, सिन। कैसे, तो अगर शुगर प्लस एडेनिन है तो इसको ये बोल देगा एडिनोसिन। अगर यहाँ पर गुआनिन है तो इसको बोल देगा गुआनोसिन। यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो इसको बोल देगा साइटोसिनसिन। साइटोसिनसिन सर नाम सुनने में बढ़िया नहीं लग रहा है सर। यही बात साइंटिस्ट लोग सोचा, बोला देखो नाम जो है ना सुनने में बढ़िया नहीं लग रहा है, साइटोसिनसिन क्या होता है बे, तो इसको चलो इसको साइटिडिन कर दो। तो फिर ये क्या कर दिया, ये कर दिया साइटिडिन। फिर क्या कर दिया ये, फिर कर दिया थाइमीडिन। फिर ये क्या कर दिया, ये कर दिया यूरीडिन, ठीक है। अरे इसका मतलब ये हुआ कि अब एक बार गलती हो ही गया तो एक खून करो चाहे 100 खून करो, खून माफ थोड़ी होता है, सजा तो मिलवे करेगा। तो एक गलती किया तो गलती दोहरा दिया समझे, ये सबसे आपको याद रहेगा, ये सब कहानी है बस, ठीक है। चलिए आपको ये याद करने में आसानी लगेगा। चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेकिन 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 क्या आप इसको सोच पा रहे हो, ये आपका फेवरेट एटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता था। अरे सॉरी इसका फुल फॉर्म तो हमको आता ही है, इसका फुल फॉर्म था एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अरे सॉरी तो वही है, यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसका नाम है एडिनोसिन, एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, मतलब ट्राईफॉस्फेट। क्लियर हुआ कि नहीं, मतलब जो एडिनोसिन था ना, ये एडिनोसिन एक तरह का न्यूक्लियोसाइड था जिसमें शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस था। नाइट्रोजनस बेस कौन सा वाला, ये एडेनिन वाला। बोलो क्लियर है, शानदार जबरदस्त, जिंदाबाद है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में बताते रहो, थम्स अप होते रहना चाहिए, आपको समझ में आते रहना चाहिए। एनसीईआरटी अभी साइड में रहेगा, अभी एनसीईआरटी नहीं खुलेगा, एक एक लाइन डिकोड होगा, एनसीईआरटी एकदम स्कैन हो जाएगा, शानदार जबरदस्त। चलो ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सब कुछ, छापो 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 जल्दी छापो। तो अच्छा तो सर क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एटीपी क्रिएट करना सीख गए। यस, एटीपी, सीटीपी, यूटीपी, जीटीपी, टीटीपी, ठीक है, ये सभी का यूज है। आपका क्वेश्चन आ सकता है भयानक भयानक एकदम। जल्दी छापो जल्दी छापो। हाँ अच्छा ये तो यार ऑनलाइन लेक्चर है तो हम भुला जाते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें एक ठो बात समझो, एक ठो बात समझो एकदम ध्यान से, ठीक है। इसमें अब आप ये समझो ना, ये समझो कि हो सकता है ना, ऐसा ऐसा हो सकता है ना कि भाई शुगर जो है सर, ऐसा हो सकता है कि जो शुगर है ना, ये शुगर तो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है आपका डी ऑक्सी वाला शुगर, डी ऑक्सी राइबोज है ना, और दूसरा हो सकता है सिंपल राइबोज वाला शुगर। अरे तो एक ना फिर हम लोग लिख देंगे ऐसे, क्या लिख देंगे, डी ऑक्सी, डी ऑक्सी एडिनोसिन। फिर इसी को लिख देंगे क्या, डी ऑक्सी गुआनोसिन। डिपेंड करेगा कि इसके अंदर में शुगर कौन सा है, जो वाला रहेगा वही वाला हम लोग लिखेंगे, है ना। फिर इसी को हम लोग बोलेंगे डी ऑक्सी साइटिडिन, डी ऑक्सी थाइमिडिन, डी ऑक्सी यूरिडिन। बताओ क्लियर है, इसको होमवर्क है, होमवर्क नहीं, इसको जल्दी लिखो, समझ में आ रहा है अच्छे से। एक एक चीज़ आपका रिलेट होगा, एकदम पेशेंस रख करके सब कुछ को लिखते जाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कराएं क्या, भयानक वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी पीपीटी में क्वेश्चन तो नहीं है, जो मेरे को याद आएगा एट द मोमेंट, बिना कट्स बिना एडिट मैं आपको क्वेश्चन अभी कराता हूँ, ठीक है। रुको, चलो बताते हैं। विच ऑफ द
given option will creates the difference between DNA and RNA. ठीक है, चलिए, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन विल क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एडेनिन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा थाइमिन, तीसरा हो जाएगा साइटोसिन, ठीक है, चौथा हो जाएगा यूरासिल, ठीक है, पांचवा हो जाएगा बोथ ए एंड बी, और उसके बाद एफ नंबर हो जाएगा बोथ डी और बी। चलो बनाओ तो, सोच के बनाओ। देखो मैं थोड़ा सा ठीक कर दे रहा हूँ इसको। ऑप्शन ये एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, और उसके बाद ये यूरासिल है लिखा हुआ है ना, यूरासिल, ठीक है, और उसके बाद फिर है बोथ ए एन बी, फिर यहाँ पर बोथ डी एन बी। कमेंट करो इसका आंसर अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है। प्लीज़ पॉज करके रोक के बनाओ, अच्छे से रिक्वेस्ट, एकदम बढ़िया से पॉज करके बनाओ, सीखोगे कुछ, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसमें सिर्फ और सिर्फ थाइमीन किस में होता है? डीएनए में होता है, ठीक है, और ये जो यूरासिल होता है ये किस में होता है? आरएनए में होता है। तो क्योंकि जो थाइमीन है वो डीएनए में होता है, यूरासिल आरएनए में होता है, इसलिए दोनों ही ना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है एडेनिन, ये डीएनए में और आरएनए में। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी एंड डी। कहाँ है बी एंड डी? ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ दूसरा वाला क्वेश्चन। चलिए बताइए, व्हाट इज फाउंड इन आरएनए? रोकिए, पॉज करके बनाइए अच्छे से। भाई अब आरएनए में क्या क्या पाया जाता है? एकदम ध्यान से सोचिए, ठीक है, बन रहा है। एक और ऑप्शन बना दें क्या? ए बी सी फिर ई। अब बनाओ। अगर तू लोग सोच रहा है ना कि सर नीट में तो ए बी सी डी चार ही ऑप्शन रहता है, सर आप तो चीटिंग कर रहे हैं, आप तो बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। देखो ये देगा क्वेश्चन, ठीक, ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 10 ऑप्शन दे देगा यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर लिखेगा ए में 1 2 3 4 6, फिर बी में लिखेगा 3 2 5 ओनली, ऐसे करके एबीसीडी बनाएगा। फिर क्या होगा तेरा बताओ? तो ये सब सीखने के लिए होता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि युद्ध के मैदान में खून उतना ही कम बहेगा अगर वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस में जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे उतना ही युद्ध के मैदान में आपका खून कम बहेगा। समझे बात को? तो यहाँ पसीना बहाओ, वहाँ खून कम बहेगा, ठीक है। चलो बताओ इसमें अब आरएनए में क्या क्या पाया जाता है? तो आरएनए में सर एडेनिन तो कॉमन है, सर गुआनिन भी कॉमन है ना, और ये साइटोसिन भी कॉमन है, ठीक है। लेकिन सर दिक्कत होता है सिर्फ थाइमीन में और यूरासिल में। थाइमीन जो है सर सिर्फ डीएनए में होता है, और जो यूरासिल है ना उसमें सिर्फ जो है वो आरएनए में होता है यूरासिल। तो मतलब इसमें ये पाया जाएगा ना एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, ये तो कॉमन है, और ये पाया जाएगा यूरासिल, मतलब ए जी सी यू, ए जी सी यू। तो ए बी सी और ई, ये हो जाएगा ऑप्शन आपका। बताओ समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। व्हाट इज फाउंड ओनली इन आरएनए? बताइए आरएनए में क्या क्या पाया जाता है? चलिए ध्यान दीजिए इसमें। आरएनए में एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, एक और है 5 मिथाइल यूरासिल, और इसमें हो जाएगा बोथ ई एंड एफ। चलिए बताइए इसका आंसर, ठीक है, क्या पाया जाएगा इसमें?
ध्यान दो, एकदम ध्यान दो। ओनली आरएनए, ओनली। ओनली मतलब क्या? ओनली मतलब सिर्फ आरएनए में जो चीज़ पाया जाए, इसमें से सिर्फ आरएनए में क्या पाया जाता है? ये जो एडेनिन है, फिर ये जो आपका ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन, तो दोनों में है। ओनली बोला तो ओनली में क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ यूरासिल, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ई। समझ में आ रहा है बात? सर ये भी तो हो सकता है। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन, ये आपका केमिकल नेम है किसका? थाइमीन का। ठीक है, थोड़ा सा हम खेल गए। ठीक है, अगर एक अलग क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं, व्हाट इज फाउंड ओनली इन डीएनए, ठीक है, तो इसको टिक तो नहीं मारेगा, क्योंकि थाइमीन मारेगा फिर उसको भूल जाएगा। तो यहाँ इसको बना सकते थे। ठीक है, तो इसमें अब यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि केमिकल नेम ऑफ थाइमीन है ये, है ना। ये एमसीक्यू बनेगा, बहुत सुंदर सा एमसीक्यू। और थाइमीन किस में होता है ये तो आपको मालूम ही है ना। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, मेरा मेहनत बर्बाद नहीं हो रहा है। ठीक। अच्छा, आपको एक होमवर्क देके जाएं, बताओ करोगे आप होमवर्क? आपको ना एक होमवर्क देके जाते हैं। ठीक है, एच डब्ल्यू है क्या? एच डब्ल्यू है कि आपको जो है ना, आपको डिफरेंस लिखना है। किस में डिफरेंस लिखना है? आपको डिफरेंस लिखना है डीएनए में और आरएनए में। ठीक है, प्लीज़, ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है और ये बहुत आगे जाएगा। धीरे धीरे करके स्टेप सीढ़ी मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ कि सीढ़ी पे आप चढ़ पाओ। ठीक है, और जब आप अपने उस सीढ़ी से ऊंचाइयों तक आप पहुँच जाओगे, मतलब चैप्टर जब आपका खत्म हो जाएगा, फिर जो आपको नज़ारा दिखाई देगा, ओह लाजवाब, शानदार। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट सेक्शन में भर जाना चाहिए प्यार आपका। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।